नमस्कार दोस्तों, डीडी रैट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्वैग का वीडियो है। उसका टाइटल है इंडियन फॉरेक्स राइज अप टू 690 बिलियन यूएसडी। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। करीब करीब 690, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो करीब करीब भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, वो 690 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। और इसमें शायद पिछले महीने या इस महीने जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है, उसमें 5 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर जो हैं वो बढ़े हैं। मतलब पाकिस्तान एक एक बिलियन डॉलर के लिए कभी आईएमएफ, कभी एडीबी, कभी यहां, कभी वहां, कभी सऊदी, कभी, मतलब समझ रहे ना, भीख मांग रहे हैं, लेट रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। और हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हर हफ्ते महीने में 4-5 बिलियन डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है। और ये चलते हैं जी, इनको कश्मीर चाहिए, इनको भारत को तबाह करना है, इनको भारत से जंग लड़नी, ये है वो कौम। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या कहती है। करने का पर्पस ये है, आज हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क बोलते हैं, जो कि वो हमें समझता नहीं है। सर आज न्यूज़ आई है जो कि पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया जिस न्यूज़ ने। सर इंडिया के रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है 2026 तक ये तकरीबन 60 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? एक मुल्क वो जो हमसे अलहदा हुआ, हम जिनसे अलहदा हुए, वो तरक्की की उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां तक हम उसका कद इतना बड़ा हो चुका है। ये करेक्ट करके बोला कीजिए मुजम्मिल भाई, हम आपसे अलहदा नहीं हुए। भले बाद में आपने उसे करेक्ट कर दिया, लेकिन ये दोनों बातें होगी ना। हम आपसे अलग नहीं हुए, आप हमसे अलग हुए। आप हमसे अलग हुए हैं, हम आपसे अलग नहीं हुए। और ये हर पाकिस्तानी को क्लियर होना चाहिए। आप लोग भारत से अलग हुए हैं, भारत आपसे अलग नहीं हुआ है। हो चुका है, हम उसके आगे हमारा कद इतना सा रह गया। क्या वजूहत देखते हैं? सर मुझे एक बात बताएं, कभी इंडिया में माशाल्लाह लगा है? नहीं लगा। कभी भी बता दें कि माशाल्लाह लगा हुआ हो? नहीं लगा। यहाँ आए रोज माशाल्लाह लगी होती है, लोगों के लिए टेंशन रहती है हर चीज़ की। क्यों क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे बताएं। मैं बताता हूं। आपने सवाल किया कि भारत में कभी मार्शल लॉ लगा है। मैं ये सवाल करता हूं कि भारत में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा। भारत में मार्शल लॉ इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां के लोग वैसे थे, यहां के लोगों की सोच वैसी थी, उन्होंने मार्शल लॉ लगने नहीं दिया। आपके यहां मार्शल लॉ क्यों लगे? क्योंकि आप लोगों का दिमाग काम नहीं करता। आप लोगों को इस्लाम के नाम पर कहीं भी पिन कर देना, भड़का देना, किसी के खिलाफ कर देना बहुत आसान है। और आपके लीडर्स ने इसका फायदा उठाया। वरना जब पहली बार मार्शल लॉ का ऐलान हुआ और अगर पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई होती और आर्मी वालों को सबक सिखा दिया होता, तो दोबारा कभी आर्मी की हिम्मत नहीं होती कि वो मार्शल लॉ लगा दे। और चूंकि हुक्मरान आपके ही माइंडसेट वाले लोग में से गए थे, उन्होंने अपोज नहीं किया। तो जब हुक्मरान ने अपोज नहीं किया तो आपकी क्या बिसात है? हुक्मरान भी तो आप ही में से थे। तो बेसिकली आप लोग शुरू से गुलाम कौम रहे हैं। आपको कोई चाहिए जिसके पीछे पीछे आप दौड़ें, जिसके जो जो उसने कह दिया वो मान लें। आप लोग ऐसी कौम हैं। आपके नेताओं ने आपको अपने पीछे भगाया और आपके रहनुमाओं ने आपको इस्लाम के नाम पर उकसाया और इस्लामाइजेशन करके, वेपनाइज करके आपको कंट्रोल में कर लिया और जो कहा आपने वो माना। तो अगर पाकिस्तान की आवाम ठीक होती ना, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ कभी नहीं लगता। मैं ये कहता हूं। तो ये आपकी गलती है। एक बुजदिल कौम और क्या कर सकती है? बुजदिल कौम गुलामी कर सकती है, हर जगह गुलामी। हमें जो कहा गया है हम वही करेंगे। आर्मी जो कहे, जो उसने नैरेटिव सेट कर दिया, हम वही करेंगे। जी। उसके बाद हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि उसके बाद वसाइल बहुत ज्यादा है। वसाइल पैदा किए ना उन्होंने, वसाइल पैदा किए हैं, तो हम कब करेंगे वसाइल पैदा? हमारे नहीं हो सकते जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं हो सकती ना, हमारे वसाइल सही नहीं हो सकते। मतलब अवाम खराब है, पॉलिटिशियन सारे ठीक है, हुक्मरान सब ठीक है। हुक्मरान भी ठीक नहीं है। हुक्मरान सही हो जाए, सब ठीक हो जाए,
तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है मौजूदा ये सूरत हाल देखते हुए, क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत है, क्या पाकिस्तानियों के अंदर इतनी पावर रह चुकी है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सके? इंशाल्लाह कर सकते हैं, किस हवाले से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एटमी कुव्वत भी है, इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास, जो मतलब हम इंडिया से भी ताकतवर हैं। इंडिया से भी ताकतवर है। सर पैसे के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। पैसों को छोड़ो, पैसे के बगैर आज के टाइम में क्या होता है? सब कुछ हो सकता है। क्या पैसे कुछ के हो बगैर सकता है? कुछ एक चीज बता सब कुछ हो सकता दे। है। एक चीज बता दे। नमाज भी पढ़ी जा सकती है पैसे के बगैर। तो नमाज पढ़ने से आपको कौन रोक सकता है? वो तो पर्सनल मैटर है ना, वो तो मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान में कजन मैरिज कर करके आप लोगों के दिमाग का दिवाला निकल चुका है। आप लोग सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। लड़ाइयां पैसे से लड़ी जाती हैं, जज्बे से नहीं लड़ी जाती। पैसा होगा तो हथियार होगा, हथियार होगा तो लड़ने की ताकत मिलेगी। पैसा नहीं होगा तो आपके तन पर एक कपड़ा नहीं रहेगा, नंगे घूमेंगे आप। पैसा करने को ना खा नहीं पाएंगे आप। बात करते हैं लड़ेंगे और ये कश्मीर लेंगे। दिमाग देखा आपने? दिमाग का स्टैंडर्ड देखा आपने? पैसे के बिना मैं सांस ले सकता हूं, पैसे के बिना मैं चल सकता हूं, पैसे के बिना मैं आंखें झपका सकता हूं। ये जवाब पाकिस्तानी ही दे सकता है कि पैसे के बिना मैं नमाज पढ़ सकता हूं। ये जवाब एक पाकिस्तानी ही दे सकता है, दुनिया में और कोई नहीं देगा। वो तो अल्लाह को जवाब देना है। आप मुझे बताएं, दुनियावी मिसाल, दुनियावी हिसाब से पैसे के बगैर क्या हो सकता है? सर जी पैसे अगर पैसे के बगैर सब कुछ हो सकता है तो क्यों मांगते हैं जाकर दर दर की ठोकरें, दर दर पर जाकर कटोरा क्यों फैलाते हैं हम? सर जी ये इनका बन गया, रुझान बन गया मांगने का। तो वो तो मजबूरी है ना सर, पैसे ये के एक बगैर बंदा नहीं गुजारा मांग नहीं है। रहा, ये एक बंदा नहीं मांग रहा, पूरा पाकिस्तान मांग रहा है हर किसी से। तो फिर 100 में से 90% लोग देख लें आप, रोडों पे जैसे मांग रहे हैं ना, आप खुद देख लें। तो फिर एटम बम चला के इन लोगों की भूख क्यों नहीं खत्म कर देते? ये कर देंगे तो इंशाल्लाह। क्या एटम बम से भूख खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। भूख के लिए रोटी की जरूरत है, हाँ जी रोटी कमाने के लिए अखलाक अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह। हमारे कौन से पड़ोसी के मुल्क के साथ, हमसाये के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के अलावा? चाइना के अलावा सऊदिया के साथ। सऊदीया पड़ोसी तो नहीं ना, बॉर्डर तो नहीं ना मिलते, दूर है, मुस्लिम मुल्क है, इसलिए ताल्लुकात बेहतर है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हाँ है। तो जी। फिर लास्ट टाइम इतना बड़ा हमला हुआ, इसके ऊपर ईरान ने भी हमारे बलूचिस्तान के ऊपर बम गिराया और हमने भी वहां पर उनके लोगों को भी मारा। तो और हालात अच्छे होता ऐसे होता है? ये मैं नहीं पढ़ा, ये आपको नहीं पता? ये नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में आप सर्च कर लेना। ईरान अच्छा है। 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी ठोकी है ईरान ने आपके ऊपर। ये स्क्रीनशॉट लगाया है, जरा ध्यान से पढ़िए, लेटेस्ट है, लेटेस्ट एकदम। 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी लगाई है। बड़ा अच्छा संबंध है जी, पड़ोसी देश पेनल्टी लगाता है, वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, 18 बिलियन डॉलर की। गजब अच्छे संबंध है जी, बधाई हो। सर्च करेंगे अभी सर्च करूंगा। सर। यहाँ पर बात ये पूछना चाह रहा हूँ, उनके फॉरेन रिजर्व, उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी बहुत ग्रो कर रही है। हमारे ना करने के पीछे क्या वजह? तालीम है, अवाम के अंदर शऊर नहीं है, या उनमें कोई ऐसी सलाहियत है जो कि उनसे सीखनी चाहिए हमें? सर तालीम भी यहाँ बहुत ज्यादा है, किधर है तालीम? बहुत ज्यादा तालीम। किधर है तालीम? किस फील्ड में आप बताएं कि हमने दुनिया में टॉप किया है? दुनिया में हमने बहुत अच्छे इंजीनियर दिए हों, या बहुत अच्छे डॉक्टर्स दिए हों, या इस तरह की दुनिया में कोई फील्ड कोई इस तरह की कायम की हो, या फेसबुक के मालिक हम हैं, या ट्विटर हमने बनाया हो, या यूट्यूब हमने बनाया हो? ये चीजें मुश्किल है। तो ये चीजों के बगैर तरक्की कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए भाई। नो 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 नो, कुछ भी नहीं हो सकता इसके बगैर। नहीं हो सकता। ये तालीम की बात कही है इन्होंने, और तालीम की बात कहने के बाद अभी अभी आज ही एक रिपोर्ट आपके ही डॉन न्यूज पर पब्लिश हुई है, और वो रिपोर्ट ऐसी है कि अगर, अब मुझे नहीं पता कि वो अंग्रेजी में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, सॉरी हिंदी उर्दू में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर जिसको भी अंग्रेजी आती है ना, अगर वो रिपोर्ट पढ़ेगा, शर्म के मारे आपका सिर झुक जाएगा। अभी जो ये दावा कर रहे हैं ना कि पढ़ाई तो हमारी बड़ी अच्छी है जी, पढ़ाई तो बड़ी गजब की है जी,
जरा डॉन न्यूज की इस खबर को देखो और इसमें जो मैप छपा है ना, इस मैप को जरा गौर कीजिए। बस इस मैप पर गौर करना है। इस मैप के पैरामीटर्स मैं बताता हूं। जो डॉन के टाइटल है ना, वो है द स्टेट ऑफ स्कूलिंग इन पाकिस्तान। ओवरऑल इंडेक्स है, 15 सितंबर की यह खबर है। अगर ग्रीन कलर कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो बस वहीं पर पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो 70% से ऊपर है। जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना, और वो पता है सिर्फ एक जगह दिखाई दे रहा है पूरे मैप पर। आप ध्यान से देख रहे हैं पूरा मैप, और जितने आपको डार्क रेड दिख रहे हैं या उसके बाद डार्क ब्राउन या मरून कह लें आप, वो दिख रहे हैं जो कलर्स, वहां पर तो 25 से 40 के बीच में एजुकेशन है आपकी। और जो येलो दिख रहा है वो 50 से लेकर 55 से लेकर और 60 तक है। जरा ग्रीन ढूंढो अपने पाकिस्तान में। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ ग्रीन जो है पता नहीं कहां का, इस्लामाबाद है या जो भी है, पंजाब का कोई इलाका है, जो भी है वही है बस। शर्म आ रही है इस मैप को देखने के बाद? शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो। ये मैप आपके इस झूठ की पोल खोलता है कि जी बड़ी अच्छी तालीम है जी हमारे यहां। कब तक झूठ के सहारे जियोगे पाकिस्तानियों, कब तक? नहीं हो सकता तो कब हासिल करेंगे हम वो चीजें? इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने तो कहा वो दुनिया में भेजा, वसाइल दिए हमें, तो अल्लाह के चाहने से ही तो ये मुल्क बनाया, अल्लाह के चाहने से ही तो सऊदीया बना, दुनिया बनी है। तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने तो इंसान को अपनी एक सलाहियत दे के भेजी है कि फैसला खुद करो, फैसला हम पर छोड़ा हुआ है। तो अपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है फैसला। अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर करेगा। मतलब अब आप क्या समझते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किस सिलसिले में मुकाबला कर सकते हैं? हर लिहाज से कर सकते तो हैं। एक चीज बता दें जिसमें मुकाबला कर सकते हो। हमारी पाक आर्मी अच्छी है। अच्छा, हाँ जी, चले। तो मुकाबला कर सकती है। 4 जंगें लड़ी हमने, हाँ, 2 क्या जीती फायदा भी हुआ? है, 2 जीती भी कौन है। कौन सी जीती है? 65 की जीती है, 65 की जीती है, 71 की हारी है। 71 की हारी है, हाँ जी, और 48 में जीती थी। 48 जीती हमने। हाँ जी, अभी आर्मी चीफ का पिछले दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि जो जंगें थी उसमें हमारी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, जो जंग हुई थी। ये भी बयान मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? नहीं। सर गूगल करेंगे, आप गूगल पे जाके पूछेंगे तो पाकिस्तानी की तरफ से भी एडमिट है, इंडिया की तरफ से एडमिट किया हुआ है कि पाकिस्तान ये जंग हार चुका था 71 की, ओ 98 की, 1999। कोई भी पाकिस्तानी जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर तुम में गैरत है, साबित कर दो कि एक भी जंग तुम जीते हो। और मैं साबित कर चुका हूं। चारों जंग की वीडियोस बनाई है डिफेंस डायरेक्टरेट पर, जाकर चेक कर लें अगर किसी को शक हो तो। और कोई उसे काट कर दिखाए, चारों जंग तुम हारे। और नहीं मानोगे तो फिर बाद में करूंगा। और बाकी पाक आर्मी मजबूत है, दिखाओ यार फिर से ये पैंट रिमूवल सेरेमनी, 93,000 का सरेंडर। अरे याद आया यार, नया वीडियो आया है, सरेंडर का नया वीडियो आया है। अब जरा देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो देख रहे हैं आप? ये बंदूकों के सरेंडर, पाकिस्तानी बंदूकों के ढेर देख रहे हैं आप? नया वीडियो है ये बिल्कुल। और ये बेल्ट उतार कर देते हुए, सरेंडर करते हुए, ये सारी तस्वीरें। मजा आ रहा है पाकिस्तानियों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन तस्वीरों को देखो। बहुत जलाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। 93,000 एक ऐसा है ना जो तुम्हारे डीएनए में पहुंचा कर रहूंगा मैं। तुम्हारी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि हमारे बड़े जो है वो क्या करके गए, 93,000 सरेंडर क्यों किया उन्होंने। खून के आंसू रोएंगे तुम्हारे आने वाले। जो भी बोलता है ना हमारी पाक फौज बड़ी बहादुर है, 93,000। हमारी पाक आर्मी बड़ी दिलेर है, 93,000 पतलूने फौरन। और भारत का बच्चा बच्चा उस तक ये वीडियोस और ये तस्वीरें पहुंचानी है कि जब भी कोई पाकिस्तानी जरा सा आंख उठाकर बोले कि हमारी फौज तो अजीमो शान फौज है, फौरन बताओ उसे कि अबे सरेंडर फौज है तेरी। पतलूने रखी हुई हैं 93,000 हमारे। 98 की नहीं आई। नहीं आ रहे हम? नहीं आ रही। आपको लगता है कि हम जीते हैं जंग? ये जीते आप दोबारा जाएंगे, इसको रिसर्च करेंगे, फिर दोबारा रिसर्च करके अगर हम हारे हो तो मैं आपको यहीं मिलूंगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब आपको मिलने की जरूरत नहीं है,
मैं आपको अभी रिसर्च करवा देता हूँ। यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है। आप वो भी सेंड कर दें। नहीं, मैं सेंड क्यों कर रहा हूँ, गूगल कर लेते हैं सर। गूगल हाफिजुल्लाह ताला हमारे पास मौजूद है। हु विल विन द वार 1998 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये लें सर, ये लें, ये देखें, बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, वार बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान विल बी बिगिन। आई एम आस्किंग हु विल विन द मैच। इंडिया विन द वार। ओ सॉरी, मैच कह रहा था। इंडिया विन द वार। ये देखें, ये भी बता रहा है, दुनिया विकिपीडिया भी बता रही है। उसके बाद आप जोन सा कहेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि इंडिया जीता। सर्च करूंगा शाम को जाके, फिर आपको। तो मैं ये मेरे पे बेतबारी है आपको। नहीं, आप पे एतबार है। हाँ। लेकिन मैं खुद भी अपनी इंफॉर्मेशन करूंगा सारी। अच्छा, चलें, कोई मसला नहीं है। इस चीज से बाहर आते हैं और ये पूछते हैं कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, क्यों नहीं इंडिया की जितनी तरक्की कर पा रहे। बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ रही। इंडिया के अंदर तो एप्पल है, वहाँ पर फेसबुक है, वहाँ पर यूट्यूब के कंपनीज बनी हुई है। हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? कोई क्यों कंपनी बाहर से क्यों नहीं आती? सर जी, ये हुकूमत के सर पे होता है। हुकूमत हमारी सही नहीं चल रही है। कोई भी हुकूमत जो भी आती है ना, अपने मुफाद के लिए आती है, अवाम के मुफाद के लिए नहीं आती है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। किसी और की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है। सर, नाम आपका? रफाकत हुसैन। सर, क्या करते हैं आप? मैं एक्स बैंकर। जबरदस्त। सर, आपसे बात करने का पर्पस ये है, आज एक न्यूज़ आई है जिस न्यूज़ से पूरे पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा दी हैं। सर, वो न्यूज़ ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, सर, उनके फॉरेन रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, मतलब कि लगभग 700 बिलियन डॉलर्स। और आप हमारी रिजर्व की बात करेंगे सर, यहाँ पर लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-9 बिलियन डॉलर्स, या अभी जो 6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा मिला है उससे तकरीबन 15-16 अरब रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया किस तरह बूस्ट कर ले रहा है यार ये? यार, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है, उनका सियासी इस्तेकाम। समझ गए? हाँ जी। जो सब, हालांकि अगर करप्शन देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है, लेकिन उनके तरक्की करने की सिर्फ वजह के सियासी इस्तेकाम। इंडिया सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क नहीं है। अगर गूगल भी हम करते हैं तो दूसरे मुल्क आते, इंडिया का नंबर है, लेकिन पाकिस्तान से नीचे ही है इंडिया लेकिन करप्शन में। मैं तो ये है कि सियासी इस्तेकाम की वजह से कि इंडिया तरक्की कर, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है। अच्छा, समझ गए? इतना टोपी ट्रांसफर करते हैं आप लोग यार। आप जाकर करप्शन इंडेक्स चेक करें कि पाकिस्तान कहां पर है करप्शन इंडेक्स में और भारत कहां पर है करप्शन इंडेक्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहां बिल्कुल जीरो करप्शन है और ये है। देखो, जीरो करप्शन वाला तो समझो कि बहुत मुश्किल है। जो नंबर 1 पर भी देश है ना, जहां पे करप्शन बहुत कम है, वहां बहुत कम है, जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं करप्शन को कम करने की। आपके यहां कोशिश की जा रही है करप्शन को बढ़ाने की। इमरान खान ने बड़ा दावा किया था। इमरान खान जब आए थे तो आप 126वें नंबर पर थे, शायद 116वें नंबर पर थे आप करप्शन इंडेक्स में। और 3.5 साल बाद जब इमरान खान गए, स्क्रीनशॉट लगाया, जाके पढ़ लीजिएगा, मैं कोई हवा भरी बातें नहीं करता हूं, सबूत के साथ बात करता हूं। 140वें नंबर पर थे आप। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी वही बिना कुछ जाने समझे भारत में करप्शन बहुत है, हमसे भी ज्यादा करप्शन है। अबे कहां पढ़ा, कहां देखा, किसने सबूत दिया? कहीं कोई रिपोर्ट आई हो, कहीं कोई इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा हो? नहीं, मेरे पड़ोस वाले मौलवी ने कहा है, पड़ोस वाले नेता ने कहा है, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आया है। तुम लोग अच्छा, समझ गए? आए रोज घूमते बदलती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी रोज रोज नीचे से नीचे जा रही है। बस सबसे बड़ी वजह तो मेरे नज़दीक तो यही है। फिर एक दूसरे अमन अमान की सूरत हाल भी है। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं होगी। सही बात है। तो ये चीज़ें हैं सारी। इंडिया में जाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, इंडिया में बड़ी खुशी से जाते हैं। एक वक्त था कि इंडिया के जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर सब पाकिस्तान में आना चाहता था, इंडिया से पाकिस्तान को तरजीह देते थे, क्योंकि वहाँ को जो लेबर के कानून है बड़ा ज़्यादा सख्त है, तो इसलिए ना वो इन्वेस्टर ज़्यादा के पास। लेकिन आप देखें, जितना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है, इसे इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ तो इंडिया ये ने। चीज़
कब कौन सा बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भारत छोड़कर पाकिस्तान गया है जी? गजब चूरनबाज लोग हो आप लोग यार, कुछ भी बक देते हो। अरे कुछ सबूत तो दो इसका। कौन सा इन्वेस्टर आया, कौन सी कंपनी आई, सबूत दिखाओ ना। गजब बात है यार, गजब गोलीबाज आदमी है यार ये लोग, इसीलिए तो इनकी ऐसी हालत है। झूठी शान दिखाने के लिए कि हम भारत से किसी मायने में कम नहीं है, वो तो थोड़ी दिक्कत हो गई, वरना सारे इन्वेस्टर तो हमारे यहां आते थे, घंटा आते थे। ये चीज है बाकी। यहाँ पर अगर हम एक चीज देखते हैं, दो मुल्क एक टाइम में सफर शुरू करते हैं, आज इंडिया देखते हैं उसका कद इतना बड़ा हो गया, उसके सामने हम नजर नहीं आते। नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने स्पीच के अंदर कि भाई पाकिस्तान के ज्यादा तवज्जो ना दो, पाकिस्तान की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं अंदरूनी, पाकिस्तान को जो फेस कर रहा है अपने अंदर की टेररिज्म ही, वो अपनी मौत खुद मरेगा। हमें अपने ग्रोह की तरफ ध्यान देना। तो सर कितनी बात में सदाकत होगी? नहीं, इसमें सदाकत है, सच्ची बात कर रहे हैं। ये बात वाकई सच्ची है कि पाकिस्तान में आप टेंशन देना छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह हम अंदर से लड़ रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, चाहे वो सियासतदान है कोई भी था। आप बिल्कुल बलोचिस्तान की सूरत देख लें, हमारे सियासतदानों का, हमारे अदारों का देखें, जिस तरह हम आपस में, आप तो दुश्मन को कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई गन, कोई राइफल वगैरह उठाने की, किसी किस्म के। हम खुद ही आपस में लड़ के मार जाएंगे, और ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है। तो ज़ाहिर है कि इंडिया कहाँ पहुँच गया है। इंडिया तो अमेरिका को आंखें दिखाता है, चाइना को आंखें दिखाता है, इंडिया तो एक बड़े इसको आने वाली वक्त की वो एक कुव्वत है, पावर है। सर आप बैंकर हैं तो आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। सर इकोनॉमिकल ये फॉरेन रिजर्व किस तरह से बढ़ते हैं, और ये कौन से मुल्क, अगर $600 बिलियन है, यूनाइटेड किंगडम को भी बीट कर दिया इंडिया ने, तो अगर ये $600 बिलियन हमारे पास होते तो क्या हमारे पाँव जमीन पर लिखते? क्या होना था? ये कैसे बढ़ते हैं ये रिजर्व यार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप देखें जरा कितनी आ रही है। वो बिल्कुल नहीं। जब तक बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान में, कभी भी ये ज़र मुआवजा के जो ज़खायर ये कभी नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंकल जी थोड़ा आगे आ जाइए, जरा सर के साथ बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व इतने नहीं जितने इंडिया के बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब कि माशी तौर पर हम ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, उनके जो पॉलिटिशियंस है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। इसके बारे में कैसे देखते हैं आप? यार पहली बात तो ये है कि मैं ना 4-5 पहले इंटरव्यू दिए आपको, जी, आपका इंडिया के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। जी। एक बात जी, हमारा कंपैरिजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुन लें। तो हम सुन लें। कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के हालात देख चले हम बांग्लादेश की बात कर लें या अफगानिस्तान की बात कर लें। अभी जो हमारे लोग बाहर जाते हैं जी, उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ये पाकिस्तानी ना आए, करतूत तो हमारे ये है। हमें यहाँ पर एक हमें चीज पहले अपने आप को जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ईमान और इस्लाम का तकाजा है जी लीगल तरीके से काम करें। जी, सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान किसी से कमजोर भी नहीं, किसी से कमजोर नहीं है। तो सर हम लेकिन अगर कमजोर नहीं है, जो अगर हम मानी ताकत है ना, ये खत्म हो गई है। सही, हम बेईमानी पे, झूठ पे, सब इस पे वो करते हैं फोकस। सर झूठ के अलावा भी आपको नहीं लगता कि अगर हमारे अपने आपस के लेन देन बेहतर हो जाए तो हम तरक्की कर जाएंगे? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। हाँ, कि हम लेन देन आप क्या करेंगे? अब मैंने तो आपको कुछ दे दिया, मुझे नहीं पता वो मिलना है, आपने मुझे कुछ दे दिया, मुझे नहीं पता मिलना है। जी बिल्कुल। और हमने अगर बाहर जाना है तो हमने लीगल तरीके से जाना है। सर आपने बात की कि आप हमेशा से बात करते हो, जो कि थोड़े इस तरफ हो जाए, आपने हमेशा से बात की कि आप बात करते हो कि इंडिया के बारे में बात करते हो, आपको दूसरे मुल्क नजर नहीं आते। सर हमने अपने आप पे फोकस नहीं, अपने आप पे भी फोकस करूंगा। इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि वो एक मैशत हमारे साथ बना हुआ, जिसको हम अपने दुश्मन कहते हैं, जिसके लिए एटम बम बना लिया हमने। अपने जब उसने एटम बम बनाया तो हमने कहा कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। आज उसकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। हम ये क्यों नहीं कहते घास खा लेंगे, इकोनॉमी इंडिया के बराबर करेंगे? घास खा लेंगे कि तालीम इंडिया की जितनी कर लेंगे, घास खा लेंगे कि फॉरेन रिजर्व इंडिया की जितने करेंगे। हम उसके उनसे तो नाम से तो चिढ़े जाते हैं, लेकिन बराबरी नहीं करना चाहते। यार बराबरी ये 1, 2, 4, 10, 20 आदमियों ने तो नहीं करनी ना। सर यही शर्म दिलाने के लिए मैं बार बार इंडिया का नाम लेता हूँ। हमारे हुक्मरानों को शर्म आए। पूरी दुनिया जी बीच हमारे हुक्मरान, अगर सामने कैमरे की तरफ देखिएगा, हमारे हुक्मरानों का हालात देख लें, जी बलोचिस्तान की असम्बली का हाल देख लें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हाल देख लें, उनका रवैया देख लें, जी
ये पाकिस्तानी लगते हैं। बिल्कुल सही होगा। सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर क्या इंडिया के नाम से हमारे दिल में इतनी नफरतें हैं? नहीं, और नफरत तो ये है क्या ना। ये क्या चीज है कि अगर नफरत करेंगे अपने आप को इस्लाह किए बगैर, अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने के बगैर, अब नफरत करेंगे कोई फायदा होगा ये नफरत जो का? नफरत है ये तो एक हुकूमत लेवल की, वैसे वाम के दिल में नहीं नफरत। इंडियन वाम के लिए भी हमारे लिए कोई नफरत नहीं है। जी जी तो जी जी सर। जब हमें 12 रुपए 13 रुपए पेट्रोल मिलता था, हाँ 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 हम तब भी उनको बुरा कहते थे। हाँ। अगर अब 200 या 250 मिल रहा है तब भी उनको बुरा। किनको? हुकूमत हो, हुकूमत को। कोई भी हुकूमत हो, मैं ये नहीं कह रहा, जी 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 कोई भी हुकूमत हो, जी सही होगा। उस टाइम रिजर्व सही थे जी तब भी हम बुरा कहते थे, आज अब खराब है। नहीं है तब भी बुरा कहते। बिल्कुल सही होगा। अपने हम खुद जब जिम्मेदार। तक सही नहीं होंगे ना, अल्लाह की नुसरत नहीं आएगी। बिल्कुल प्यारी बात। तो सही होने से रोका किसने है? ये कह रहे हैं कि आवाम में नफरत नहीं है। बच्चों को अपने स्कूलों में, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं याद दिलाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, बच्चों को स्कूलों में आप हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाते हो, बच्चों को स्कूलों में आप भारत के खिलाफ नफरत पढ़ाते हो, आपकी किताबों में कंटेंट बढ़ा दिया गया है माइनॉरिटीज के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपने बच्चों के जहन में जहर बोते हो, हिंदुओं के खिलाफ गंदी सोच नफरत भरते हो, और फिर कहते हो कि जो नफरत नहीं। अरे जिसको मानते हो उसका तो खौफ करो, क्यों अपने मजहब को बदनाम करते हो? क्यों अपने लोगों को, अपने इस्लाम का की इंसल्ट करते हो? क्यों करते हो? ऐसी बात ना करो जो झूठी साबित हो जाए। तुम्हारे 99.99% लोगों में भारत और हिंदुओं के खिलाफ कूट कूट कर नफरत भरी है, और फिर कहते हो कि नहीं नहीं नफरत नहीं। आपके स्कूल की किताबें कुछ और बयां करती हैं, आपके बच्चों की बोलियां कुछ और बयां करती हैं, और आप कहते हैं नफरत नहीं। सच को मानो, सच को स्वीकार करोगे ना तो शायद अकल खुल जाए। और रही बात भारत के फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने की, तो बिल्कुल हमारा फॉरेक्स रिजर्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग आपकी तरह बेअकल नहीं है और मेहनत करने से डरते नहीं हैं। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, रेमिटेंस से पैसे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट से पैसे आ रहे हैं, लगातार हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए अगले कुछ सालों में हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, मैं ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, $350 बिलियन को पार कर जाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं ये $350 बिलियन अभी एक महीने में तो नहीं हुआ है, ये हमारे सालों की मेहनत है। हमने जो अभी मेहनत शुरू की है सेमीकंडक्टर में, आने वाले कुछ सालों में ये $300 बिलियन को पार कर जाएगा। ये भविष्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि जैसे टेक्सटाइल में हमने शुरू से मेहनत की तो आज उसका फल मिल रहा है, वैसे ही आज हमने सेमीकंडक्टर में मेहनत की है तो आने वाले सालों में उसका फायदा मिलेगा। ये भारत के 140 करोड़ लोगों का जज्बा है, मेहनत है और सरकार की पॉलिसीज है, तब जाकर हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्दी से जल्दी बनाने का। हमारा टारगेट है कि हम $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हम टारगेट को अचीव करें, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पूरी दुनिया लगी हुई है इंक्लूडिंग अमेरिका कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खराब किया जाए, लेकिन तब भी हम टिके हुए और टिके रहेंगे। तो दोस्तों आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,